नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बातचीत करेंगे बिहार की। बिहार के महादलित किसके साथ हैं, इस सवाल के जवाब को भी ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। बिहार चुनाव में महादलितों को साधने के लिए सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। आरजेडी में नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अति पिछड़ा समाज से आने वाले पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। मंगनी लाल मंडल आरजेडी के पुराने और वफादार नेताओं में गिने जाते हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं। लालू यादव ने उन्हें आगामी चुनाव में राजनीतिक समीकरण को देखते हुए ही यह अहम पद देने का मन बनाया है। माना जा रहा है कि पार्टी इस नियुक्ति के जरिए अति पिछड़े वर्ग को अपने साथ मजबूती से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि बिहार में अति पिछड़ा समाज के वोटरों की संख्या करीब 30 से 35% है और यह समुदाय अक्सर सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। खास तौर पर मिथिलांचल क्षेत्र में मंगनी लाल मंडल एक जनाधार वाले नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, जो क्षेत्र पिछले विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के लिए कमजोर प्रदर्शन वाला रहा था। लालू यादव का मानना है कि मंडल के जरिए आरजेडी इस वर्ग को अपने पक्ष में लामबंद कर सकता है, खासकर तब जब जेडीयू और बीजेपी भी ईबीसी वोटर्स को रिझाने में जुटी है। वहीं आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए सियासी और जातिगत समीकरण दुरुस्त करने के लिए नीतीश सरकार ने तमाम आयोगों में पदों को भरने का काम शुरू कर दिया है। नीतीश सरकार ने कटिहार के मनोज कुमार को महादलित आयोग का अध्यक्ष बनाया है। वहीं पटना के देवेंद्र कुमार को राज्य अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा पश्चिम चंपारण जिले के निवासी शैलेंद्र कुमार को राज्य अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं नीतीश कुमार ने 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 दशक पुरानी भूमि सुधार योजना को फिर से लाया है। इस योजना के तहत बिहार सरकार बटेदारों और भूमिहीन किसानों को सरकारी जमीन पर खेती करने का अधिकार देगी, साथ ही उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। नीतीश कुमार की लैंड अलॉटमेंट स्कीम बिहार में जनता दल यूनाइटेड के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में एक उम्मीद की किरण बन सकती है। यह योजना जो भूमिहीन किसानों और बटेदारों को सरकारी जमीन पर खेती का अधिकार और आर्थिक सहायता प्रदान करती है, ग्रामीण मतदाताओं खासकर दलित और अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। कुल मिलाकर बात की जाए तो महादलितों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। ईबीसी यानी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास को भी रडार पर रख रही है हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि इनकी संख्या बिहार में निर्णायक है। 30 से 35% की आबादी है। जिस तरफ ये जाएंगे संभवतः सरकार उसी पार्टी की बन जाएगी। इसलिए सभी पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर जनता दल यूनाइटेड, ये सब इस कैटेगरी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या जगदानंद सिंह के बाद अब मंगनी लाल मंडल ही कमान संभालेंगे बिहार आरजेडी की? यह अभी लगभग तय ही हो गया है, लेकिन अभी भी सवाल तो बरकरार ही है। चलिए चर्चा की अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से बतौर प्रवक्ता उत्पल वल्लभ साहब जुड़ चुके हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से बतौर प्रवक्ता मोहम्मद अकबर अली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर एपीएन विनय राय जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत वल्लभ साहब आप ही के साथ करते हैं। इस सवाल के साथ फोकस तो अब आपका भी ईबीसी पर ही है, वरना मंगनी लाल मंडल के नाम पर जो लगभग मुहर लगी है, आपके पार्टी के वफादार तो माने जाते हैं, लेकिन 2019 में आप ही की पार्टी को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में भी गए थे। घर वापसी उन्होंने कर ली। मिथिलांचल के क्षेत्र में अच्छा खासा जनाधार है, लेकिन क्या पार्टी के लिए वफादार साबित हो पाएंगे और क्या इसके जरिए आप ईबीसी को साधने में सफल हो पाएंगे? देखिए, आप यहाँ पे एक ही साथ में कई सवाल उठा दिए जी। खैर चलिए, मैं सभी सवाल का जवाब देता हूँ। मंगनी लाल मंडल जी के राजनीतिक इतिहास एक लंबा इतिहास है और इनके राजनीतिक इतिहास का न सिर्फ पार्टी को बल्कि बिहार को भी लाभ मिलेगा।
मैं ये पार्टी से बड़ा बिहार की जनता के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि वो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हमारे पार्टी के बनने जा रहे हैं। और तो ऐसी स्थिति में उनका राजनीतिक लाभ का जो अनुभव होगा, राजनीतिक अनुभव का जो लाभ होगा, ये बिहार की जनता के दृष्टिकोण को देखते हुए किया गया है। और रही बात की जिनकी जो इस वर्ग से आते हैं, तो इस वर्ग से आते हैं, तो मेरा मानना है कि उनका दर्द जो है एक अति पिछड़ा नेता और चेहरा और सिंबॉलिज्म तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिहार में जितनी लंबी राजनीतिक अनुभव रही है, इनकी एक महान समाजवादी नेता के रूप में रही है, वो बिहार के वरिष्ठ समाजवादी नेता में रहे हैं। और इसलिए ये कहना कि अति पिछड़ा चेहरा है, तो मैं समझता हूँ कि अति पिछड़ा चेहरा से एक बड़ा समाजवादी चेहरा है बंदीलाल मंडल। इसको मैं ऐसे देखता हूँ बंदीलाल मंडल जी को। और बंदीलाल मंडल जी लंबे समय तक समाजवादी पृष्ठभूमि के रहे हैं और हमारी पार्टी से जुड़े रहे हैं। और पार्टी का अगर इतिहास देखेंगे तो जनता दल और उससे पहले भी लोकदल और कहां से होती रही, आप जिन पार्टियों के आज जो बिहार में जो पार्टी अस्तित्व में है, जितनी पार्टियां आज बिहार में अस्तित्व में है, मैं कहता हूँ कि सारी पार्टियों के अस्तित्व से लंबा अनुभव बंदीलाल मंडल जी का राजनीतिक गतिक जीवन का है। तो अब मैं यूं कहूँ कि जो लोग आज आक्षेप लगा रहे हैं, उनकी पार्टी से बड़ा और पुराना बंदीलाल मंडल जी का राजनीतिक जीवन और अनुभव रहा है। तो बंदीलाल मंडल जी को इतना छोटा और इस तरह से कहना, ये समाजवादी नेता और समाजवाद पे प्रहार होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं, ठीक है, आप तो जो मानते हैं, लेकिन MY समीकरण को लेकर चलते हैं। अब वही पुराना आपका किस्सा, समावेशी अप्रोच को भी, समाजवाद को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव साहब यही किया करते भी थे पहले, अब कर भी रहे हैं। चलिए, अली साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। अली साहब, पहले कभी ये आपके हुआ करते थे, लेकिन अब ये RJD के हैं, और अब जो RJD के हो गए हैं तो उनको शीर्ष पद भी राज्य का मिलने वाला है। RJD के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर लगभग मुहर लगी गई है, औपचारिक घोषणा बाकी है। ठीक है, बताएंगे ही वो, आपकी आवाज को सुन ही लिया उन्होंने। अली साहब, ऐसे में आपको लगता है कि मिथिलांचल का वह क्षेत्र, खासकर जहां से वह आते हैं, जनाधार के नेता हैं, उस पार्टी में चले गए, आपको कोई नुकसान संभावित दिख रहा है, या आपके लिए अभी भी सब ऑल इज वेल है? नहीं, देखिए, 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला, तो उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लिए एक लंबी लकीर खींची काम करने की, और पंचायत में अति पिछड़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण दिया। अति पिछड़ा समाज के हजारों लोग मुखिया बने, पंचायत समिति बने और प्रमुख बने, जिला परिषद चेयरमैन बने नीतीश कुमार जी के आरक्षण देने के बाद। और अति पिछड़ों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियों में आरक्षण दिया। तो अति पिछड़ा समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 से लेकर 2020 तक इतना काम किया है कि अति पिछड़ा समाज के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। लालू जी का जो दौर था, वो पिछड़े और अति पिछड़ों को का नाम लेकर के और सामाजिक न्याय की बात करके सत्ता में तो बने रहे, लेकिन उन्होंने अति पिछड़ा समाज के लिए इस तरह का कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ नारा देने का काम किया। और परिवारवाद जो है हावी रहा लालू जी के टाइम में। चाहे लालू जी खुद मुख्यमंत्री बने हों, उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी बनी, या उनके और परिवार के लोग सत्ता में शीर्ष पद पे रहे, लेकिन अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम या अति पिछड़ा समाज के लिए कार्य करने का काम लालू परिवार ने नहीं किया। आज मंगनी लाल मंडल जी अध्यक्ष बने हैं, ये तो नो डाउट वो पुराने नेता हैं, लेकिन अब अति पिछड़ा समाज ने 20 वर्षों तक जो है नीतीश कुमार जी के कार्य को देखा है, और अति पिछड़े समाज के लिए जो नीतीश कुमार जी ने एक लंबी लकीर खींची है, तो उसको जो है उसकी आगे की लकीर खींच पाना कहीं से भी संभव अब राष्ट्रीय जनता दल के लिए नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को जब मौका मिला तो इन्होंने पिछड़े अति पिछड़ों को ठगने का काम किया। अभी बने नहीं है, बनने वाले हैं। हालांकि हाँ, ठीक ही है, आपकी बात, मुहर तो लगी गई है, अब देखना होगा। विनय राय जी, 30 से 35% की आबादी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी EBC की बिहार में, 16% के आसपास दलित की, कुल मिलाकर मोटा मोटी देखा जाए तो 50% के आसपास की इनकी कुल संख्या है, निर्णायक है। ऐसे में लगता है जगदानंद सिंह, जो कि अगड़े समाज से आते थे, उनको टेन्योर से या साइडलाइन होकर, बात ये भी है कि रूठे हैं, मना रहे हैं, लेकिन अंदर की कहानी क्या है? क्या अब राष्ट्रीय जनता दल इस
परिपाटी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो पहले फुल फ्लेजेड लालू यादव खेला करते थे? विनय जी, आवाज पहुंच पा रही है आपके पास? चलिए हम कोशिश करते हैं दोबारा उनसे संपर्क स्थापित करने के, लेकिन तब तक एक बार फिर से वल्लभ साहब आपका रुख करते हैं। पिछले बार का प्रदर्शन यदि देखा जाए आपका, खासकर मिथिलांचल के क्षेत्र में, तो वह एक एरिया थी जहां आपको आशातीत सफलता नहीं मिली थी। क्या इसीलिए इस बार वहीं के एक बड़े नेता को आप पार्टी की बड़ी कमान सौंप रहे हैं, ताकि वहां पर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा हो सके? ये भी कहीं ना कहीं सोच तो होगी ना? देखिए, अभी जहां आप इशारा कर रहे हैं, हाँ। और बात जहां आप छेड़ना चाहते हैं, मैं बिल्कुल खुलकर उस बात को छेड़ देता हूँ। आप जिस वर्ग और समूह और ये सामाजिक समूह और जातीय राजनीति के तरफ वोट पैटर्न की तरफ बात करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल इसमें विश्वास नहीं करती है। वो बिहार की सेवा और समाजवादी विचारधारा पे, जो अंतिम पैगाम पे, बैक नेचर ऑफ द सोसाइटी, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल कमिटेड रही है, और इस कमिटमेंट पे एकदम कटक रही है, कभी हल्की फल्की नहीं मानी है, और गैर वैचारिक अलायंस कभी राष्ट्रीय जनता दल नहीं बनाई है, और वोट की चिंता राष्ट्रीय जनता दल इस स्तर पर, इस निचले स्तर पर जाकर कभी नहीं किया है। ऐसा राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास नहीं रहा है। अब मैं बता दूं कि अगर इसे यही बात होती तो समाजवादी नेता जगदानंद सिंह हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, और वोट के बारे में आप लोग भी ऐसा कहते रहते हैं कि समाज और सोसाइटी से आप लोगों को वोट कम मिलता है, आप ही कहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ ये चीज। ये आप लोग कहते रहते हैं, आप लोग कहते रहते हैं। नहीं, थोड़ा बहुत मिलता भी है, आपको मिलता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। तो उसके बाद भी बने रहे, और बने रहने के खुद हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य का हवाला देकर को उन्होंने कहा कि अब ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बिहार जैसे प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष होना एक बड़ी जिम्मेवारी है, और स्वास्थ्य को देखते हुए वो पार्टी से, बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने एक तरह से छुट्टी लेने की वो आग्रह किया। तब जाकर के हम लोग एक नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बात की। ये जो बात कर रहे थे, बिल्कुल ये निराधार था। वल्लभ साहब बीच बीच में रूठ जाते हैं, वो नाराज नहीं ना चल रहे हैं जगदानंद बाबू? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। आप उछाल में और इस पर आप खूब चर्चा करते रहे तो आपका मामला है, या जिन लोगों का नहीं, आप तो जानते हैं, इसीलिए हमने पूछ लिया। आप साफ गोई से बता रहे हैं, इसलिए पूछ लिया। हाँ, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक। और मैं बता दूं, अभी एक साथी बोल रहे थे सर, अभी एक साथी बोल रहे थे कि अति पिछड़ा और सिंबॉलिकल की राजनीति, तो एनडीए और विशेष तौर पे भाजपा और जदयू जो है ना, वो सिंबॉलिकल की राजनीति करती है। वो सिंबल में जनता को और देश की जनता को फंसाती है। राष्ट्रीय जनता दल सिंबॉलिकल की राजनीति नहीं करती है। और राष्ट्रीय जनता दल, एक आधार भी मैं बताता हूँ, अभी साथ में हम लोग जदयू के साथ में हम लोग सत्ता में थे, और उसी समय हम लोग जातीय गणना कराए, और जातीय गणना के रिपोर्ट पर जनता दल यूं हम लोग के साथ में थे, नीतीश जी हम लोग के साथ में थे, और उस समय उसके आधार पर, यानी उस रिपोर्ट के आधार पर ये जातीय आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को, चूंकि केंद्र के मामला में ईबीसी और ओबीसी नहीं है, आप भी जानते हैं ये बात, ये स्टेट का मामला ईबीसी और ओबीसी है, तो केंद्रीय मामला में ये ओबीसी में आते हैं। तो हम लोग ओबीसी की जो आबादी के प्रोपोर्शनेट में और हिसाब में 65% आरक्षण, जिसकी की 9वीं अनुसूची में डालने का मांग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग कर चुके हैं। ठीक। तो ये हितैषी है, तो उनको ये कर लेना चाहिए। ये तो बिल्कुल उनको ये समझना चाहिए ना। ठीक है, तो ये सब बात आप जनता के बीच में तो रखिएगा ही ना भाई, वहां से देखिएगा क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है। विनय जी, सबसे पहले आपसे सुनिश्चित कर लें कि आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, बोलिए, आप ही बोल लीजिए पहले। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अति पिछड़ा के बारे में इन्होंने कहा कि कुछ नहीं किए हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तो इनको बता दें कि सबसे पहले बात ये कुंडली मारकर भाजपा और एनडीए के लोग 65% आरक्षण को जो 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रहे हैं, ये पूरी तरह से पिछड़ा के साथ एक बड़ा अन्याय है। रही बात, मैं बता दूं कि हमारी पार्टी और हमारी पार्टी से जो अति पिछड़े के जो लिस्ट है, सूची है, इतनी बड़ी सूची इनके तमाम सोसाइटी के लोगों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो नहीं पूरा होगा। ठीक। मैं लाइन शुरू करूंगा, मैं एक से शुरू करूंगा, तो पूरा वक्त आपका, पूरा वक्त आपके
ठीक है। मुख्तार अंसारी जी, मणिलाल मंडल जी, मुन्ना मुश्ताक जी, रामदेव भंडारी जी, विद्यासागर निषाद। एक बार सबसे पहले रुक कर लेंगे विनय राय जी का, उनसे हमारा संपर्क स्थापित हो नहीं पाया था। विनय राय जी, लगातार हम बात राष्ट्रीय जनता दल की कर रहे थे, सियासी समीकरणों की भी कर रहे थे, लेकिन एक स्पष्ट सवाल आपसे पूछता हूं। 30 से 35% की आबादी ईबीसी की, 16% के करीब की आबादी दलितों की, कुल मिलाकर 50% के आसपास का यह आंकड़ा, क्या अब इसी पर नज़र है राष्ट्रीय जनता दल की? और क्या कुछ वोटें जो सवर्ण जाति की भी उन्हें मिलती है, जगदानंद सिंह टॉर्च बेरर के रूप में रहते हैं, क्या वक्त आ गया है कि अब नए व्यक्ति को कमान सौंपा जाए जिससे आगे की राजनीति साध ली जाए? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनावी मैदान में जब उतरती है तो कास्ट के फैक्टर को सेट करने का प्रयास करती है, और ये फार्मूला पहले बार नहीं है। आप देखेंगे जैसे ही चुनाव आता है करीब, कोई नए डिसीजन होते हैं, कभी पार्टी संगठन में बदलाव हो जाता है, कई बार पार्टियों में टूट मच जाती है, इस दल से उस दल में जाने की प्रक्रिया हो जाती है। तो कोई अगर सूट करता है तो आप दूसरे तरीके से कहते हैं, सूट नहीं करता तो आप कहते हैं हमारे यहाँ उनका टिकट कट गया, इससे उबाला बदल के भग गए, या आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन इतना तय है कि कोई भी दल केवल एक या दो जातियों को जोड़ के राजनीति नहीं कर सकता है। तो उसको अपने ज्यादा अगर विस्तार करना है तो हर जाति को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। और खास तौर पर हमने देखा है, चाहे किसी भी राज्य में चुनाव होता हो, आज की तारीख में बिहार में न तो केवल यादव मुस्लिम से आप चुनाव जीत सकते हैं, न सिर्फ आप कुर्मी और बाकी अपर कास्ट को लेकर चुनाव जीत सकते हैं। तो आपको बेहतर परिणाम अगर देना है तो सभी जातियों में थोड़े बहुत आपको लोगों को तोड़ना होगा, अपने साथ मिलाना होगा। तो आमतौर पर हमने देखा जो पिछड़ी जातियों की सियासत करते हैं उनके लिए बेहतर होता है कि आपने वोट बैंक आपका सेट है, आप अपर कास्ट के किसी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार देते हैं, वो अपने कास्ट का कुछ वोट लेता है, बाकी जो उनके फिक्स वोट बैंक है उसके सारे वो चुनाव जीत जाते हैं। तो ये चीज अपने आप में बिहार में, क्योंकि बार बार ये देखा गया कि बिहार कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का एक तरह से बेस बन चुका है, और सिर्फ जो लालू यादव का जो पुराना फार्मूला था वो भी अब काम नहीं करने वाला है, या फिर बीजेपी जिस फार्मूले पे चल रही है, कम से कम आज की तारीख में देखें तो कुर्मी मतदाता के साथ साथ जो अपर कास्ट मतदाता बेनिया वर्ग का है उसको लेकर वो एड्रेस करते हैं। लेकिन अब इस बार बहुत ही कांटे की लड़ाई होने जा रही है, तो हर पार्टियां ये कोशिश जरूर करेंगी कि हम डिफरेंट कास्ट को कैसे एड्रेस करें, उनको कैसे अपने साथ जोड़ पाएं और कैसे परिणाम को बेहतर कर पाएं। लेकिन क्या विश्वास किया जा सकता है, हालांकि चहेते माने जाते हैं लालू प्रसाद यादव के, विश्वास पात्र भी, लेकिन वही व्यक्ति अभी हैं जो जदयू में भी गए, जदयू से भी वापस आए, तो इतने बड़े पद के लिए उतना विश्वास पर्याप्त है? अब देखिए, ये कहना बड़ा प्रत्याशित है, कई राज्यों का एग्जाम्पल आपके सामने है। मध्य प्रदेश से लेकर के आसाम से लेकर यूपी का अगर हर जगह आप देखेंगे तो आसाम का मुख्यमंत्री कौन है इस समय? आसाम के मुख्यमंत्री वो जो पहले कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूरी पारिवारिक तौर पर लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति थी, अभी वो बीजेपी में। आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है वो पहले भाई बस कांग्रेस फिर बसपा, आज की तारीख में बीजेपी के डिप्टी सीएम है। जिस दल में जो व्यक्ति जाता है अपनी उम्मीद अपनी महत्वाकांक्षा के साथ जाता है। अगर उसको लगता है कि उसकी महत्वाकांक्षा वहाँ पूरी हो रही है तो वहाँ परफॉर्म करता है, उसको लगता है वहाँ बेहतर उसको परिणाम नहीं मिल पाया तो पाला बदलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी में एग्जाम्पल इस बात के हैं। आप बिहार की सियासत की अगर बात करेंगे तो जीतन राम मांझी को ले लीजिए, जिसको खुद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया वो तक असंतुष्ट हो गए। आप रामविलास पासवान से लेके नीचे चिराग पासवान तक आ जाइए, समय समय पर जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, अगर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी तो आपकी नाराजगी दिखती है। लेकिन आज की तारीख में किसके साथ थे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, किसके पास है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, और उसी का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ओके, मोहम्मद अकबर अली साहब, बात राष्ट्रीय जनता दल की हो गई, अब आपकी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। 43 सीटें आपको मिली थी, प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था पिछली बार। 20-30 सीट के और बढ़ाने के आप फिराक में हैं और इसीलिए पुराने सुनहरे दिन वापस ला रहे हैं। लैंड अलॉटमेंट स्कीम पे ही हम बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपको लगता है इससे आपका जो जनाधार थोड़ा टूटा है, जो ग्रामीण के विकास उन्मुखी आप सपने देखते हैं, बात करते हैं, इससे वह वापस पा लीजिएगा? क्योंकि चुनौती आपको सिर्फ आरजेडी से नहीं है, आपके भीतर एनडीए गठबंधन के अंदर वाले सहयोगियों से भी तो है। नहीं, एनडीए गठबंधन तो बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है और सभी जिला में एनडीए के द्वारा जो है कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ज्वाइंट पार्टी सभी एनडीए के पार्टियों द्वारा कराया। कंफ्यूजन नहीं है, एनडीए गठबंधन मजबूत है। 2025 से 30 फिर से नीतीश के तीसरे नंबर को या चौथे कह रहे हैं कि जमीन का अलॉटमेंट किया जा रहा है महादलित समाज को। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
का विजन रहा सत्ता संभालने के बाद कि उन्होंने आरक्षण दिया, अति पिछड़ों को नौकरियों में आरक्षण दिया। इसी तरह महादलित समाज के लिए भी नीतीश कुमार जी ने बहुत सारी योजनाएं लाई। महादलित विकास मिशन का गठन किया गया, जिसके तहत महादलित के टोलों मोहल्लों का विकास किया गया। तो नीतीश कुमार जी तो जो अंतिम पायदान पर जो समाज है, उस समाज का काम करने के लिए प्रयासरत रहे हैं जब से सत्ता संभाला। ये कोई नया स्कीम या कोई नई चीजें नीतीश कुमार जी की नहीं है। जो लोग उनके 2005 से 10, 10 से 15, 15 से 20 लगातार उनके सत्ता चलाने का जो उनका जो है विजन है या तरीका है चलाने का, वो देखे हैं तो उन्होंने देखा है किस तरह अंतिम पायदान के समाज के लोगों ने उन्होंने काम किया, चाहे वो अति पिछड़ा हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक काम किया। राजद के साथी कह रहे थे कि अपना सूची लेकर गिनाना चाह रहे थे, वो 2, 4, 5 नेताओं का नाम गिना रहे हैं, लेकिन जब वो सत्ता में रहे तो अति पिछड़े समाज के लिए क्या किया वो गिना दें कि पंचायत में उन्होंने अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया, क्या योजनाएं चलाई अति पिछड़ों के लिए वो बता देना। आ रहे हैं 4 नेता का नाम गिना करके उंगली कटा के शहीद में नाम तो कर नहीं सकते हैं। इतने बड़े समाज के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, वो समाज नीतीश कुमार जी के काम को कभी नहीं भूल सकता है। और अति पिछड़े समाज के, महादलित समाज के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं और इन समाज का पूरा समर्थन और पूरा साथ नीतीश कुमार जी को मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। ठीक है, बता दीजिए, आपसे भी कुछ सवाल पूछा है अली साहब ने, वल्लभ साहब हाथ भी उठा ही रहे हैं, बताइए। जी हाँ, तो मैं ये जो कह रहे हैं 2-4 नहीं, टोटल 500 अति पिछड़ा जिनको चेहरा के रूप में देखना चाहते हैं, वो हमारे यहाँ से टॉप टू बॉटम तक पे पार्टी में, विधानसभा में, राज्यसभा में और आयोग में सब जगह रहे। मैं पहले भी कहा था कि इतने अति पिछड़ा चेहरा है जितना ये फुल समाज और सोसाइटी में नहीं देते हैं। दूसरी चीज मैं एक सवाल इनसे पहले कहा था कि जो 65% आरक्षण जो कि ओबीसी और ईबीसी बिहार का मामला है और चूंकि जनगणना सेंसस एक केंद्रीय मामला है और किस कंडीशन में बिहार जैसी प्रदेश ने जातीय गणना किया अपने भूगर्भ पे, अपने संसाधन पे, ये आप सब हम जानते हैं। बावजूद इसके उसको 9वीं अनुसूचित में डाल करके बिहार के अति पिछड़ा के साथ न डाल करके बिहार के अति पिछड़ा के साथ कितना बड़ा अन्याय ये कर रहे हैं, इसका तो ये जवाब दे नहीं पाया। और ये कह रहे हैं कि नीतीश जी के बारे में तो कुछ जो परसेप्शन बनाने में बहुत आगे रहे हैं, तो कुछ परसेप्शन ये लोग बनाए हैं उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। मिथक परसेप्शन ये बना के रखे। अब कल दो आंकड़ा मैं पेश करना चाहता हूँ। बोल जल्दी से कीजिए। 1990 में लालू जी सरकार में आते हैं और पहला बजट 1990 में पेश करते हैं। तब बिहार का बजट और जो खजाना था वो 1805 करोड़ का था। और उसके बाद राबड़ी जी अंतिम बजट जब पेश करती है 2005 में, तो वो 24,000 करोड़ का बजट हुआ। 15 साल में ये बजट 13 गुना होगा। ठीक है, 13 गुना, 13 टाइम, जरा सुन लिया जाए। हाँ। उसके बाद नीतीश कुमार जी 2005 में सत्ता शासन संभालते हैं और ये 25,000 करोड़ के बजट को शुरू करते हैं और आज 3,17,000 करोड़ का बजट अंतिम बजट इन्होंने पेश किया। ठीक। 20 साल में ये 11 गुना, तो 20 साल में ये 11 गुना बजट का पेश कर पाए और 15 साल में हमारे जो लालू राबड़ी सरकार जिनको ये लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किए, वो 13 गुना। तो ये गिनाने से यहाँ कुछ नहीं होगा, जनता के बीच में जाइए, सत्ता पे बैठिएगा तब ना बजट की बात कीजिएगा। ठीक है, समझ गए आपकी बात, समझ गए आपने बहुत सारी चीजों को गिनाया। ठीक है वल्लभ साहब रुकिए, वक्त की भी कमी रहती है, आप ही को सुनते रहेंगे तो कैसे चलेगा। विनय राय जी, एक क्लोजिंग रिएक्शन आपसे भी जरूर लेना चाहेंगे। अब देखिए, बात राष्ट्रीय जनता दल वर्सेस जेडीयू की हो रही है, लेकिन क्या नीतीश बाबू को अपने सहयोगियों से भी डर लगता है? क्या उनको लगता है कि यदि उन्हें सीट उतनी नहीं मिलेगी तो बीजेपी हावी हो जाएगी? अब तो रेस में एलजेपी भी हैं। ये सारे फैक्टर्स को भी देख करके वो ये लोक लुभावन चीजें कर रहे हैं चुनाव के पहले। देखिए, डर तो होता ही है परिणाम को लेकर के, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र में क्या हुआ।
क्योंकि जब शिवसेना बड़ी पार्टनर थी और बाद में बीजेपी वहाँ छोटी थी, और जैसे ही बीजेपी की ताकत बढ़ी वहाँ के परिणाम ही बदल गया, पूरा सिनेरियो पॉलिटिक्स की बदल गई। आप एक समय में याद करिए कि हरियाणा में क्या था, हरियाणा में पार्टी पिछलग्गू बन के चलती थी, पिछले 10 साल से लगातार शासन में बनी हुई। तो कम से कम उसका पलड़ा कमजोर न दिखे। और नीतीश बाबू को इस बात का जरूर डर रहेगा कि कहीं ऐसा न हो कि संख्या बीजेपी की या फिर चिराग पासवान के दल की इतनी हो जाए कि कहीं वो गौण न बन जाए। इससे जब गठबंधन होगा तो कम से कम इतने सीट शेयरिंग फार्मूले को जरूर तैयार होंगे कि परिणाम जब आए तो बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म कर, बिल्कुल, अभी जाके वो बेहतर परिणाम बनेगा, तभी ये गठबंधन ठीक वो कर पाएंगे। चलिए ठीक है, वक्त इतने की इजाज़त देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान का अपना वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिहार की राजनीति बहुत स्पेशल है, खास है, जातिगत तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर जो टकराव है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वह सब अपने तरफ हवा का रुख मोड़नी चाहती है और इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि जनता इस बार किसका साथ देती है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।